अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कैफ 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हमारा पहला सेशन आज का। इसमें आज के सेशन में हमारा मेन मकसद रहेगा कैफ 3 सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा समझना। ये सब्जेक्ट है क्या, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, लर्निंग का तरीका क्या होगा, हमारा रिवीजन का तरीका क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस हमें जो क्वेश्चंस की करनी है क्योंकि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है वो कैसे करनी है, और फाइनली एग्जामिनेशन हमारा जो है उसके लिए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। कैफ 3 में जो मकसद रहेगा मेरा यहाँ पे आपको ऐसी फाउंडेशन प्रोवाइड करना कि यहाँ पे जो चीज़ आप सीखें, जो नॉलेज आप लें, जो टेक्निक्स, जो तरीके आप सीखें, वो सिर्फ इस सब्जेक्ट में आपको पास करने में हेल्प ना दें, बल्कि आगे जो सब्जेक्ट इंशाअल्लाह हमने पढ़ने हैं, मैं इंशाअल्लाह जो स्ट्रीम में सीए में सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मैं अक्सर भी डिटेल आपसे शेयर करता हूँ, उन तमाम सब्जेक्ट में इसका कंट्रीब्यूशन जाने वाला है। तो मेरा टारगेट रहता है कि मैं बच्चों को उस अंदाज में लेके चलूँ कि अगले सब्जेक्ट में बच्चों को आसानी रहे। आई विल स्टार्ट विद वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ। शायद जी कोई मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट से मुलाकात मेरी पहली दफा हो रही है, शायद कुछ से हुई भी हो, लेकिन ज़्यादातर से पहली दफा मिल रहा हूँ। फिर ऑनलाइन स्टूडेंट भी हमारे साथ होते हैं, तो उसके लिए एक ब्रीफ तारुफ ज़रा मैं आपसे शेयर कर लूँ। मैंने 99 में क्वालिफाई किया था एज चार्टर्ड अकाउंटेंट। शायद आप में से कोई तब पैदा हुआ हो। पहले कुछ देर पहले कहता था कि शायद कुछ ना, अब तो मुझे लगता है कॉन्फिडेंस है कोई इससे पहले पैदा हुआ बचा यहाँ पे नहीं, तो इसका मतलब सबके पैदा होने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीए कर लिया था। और टीचिंग की बात करें, सीए की एजुकेशन की तो हिस्ट्री मेरी है। सबसे पहले मैंने यही सब्जेक्ट सीए के बच्चों को पढ़ाया था, और वो बच्चे कौन थे, मेरे क्लास फेलोज। और 94 में जब मैं खुद ये कोर्स पढ़ रहा था, अनफॉर्चुनेटली हमारा को स्कीम ऐसी बनी कि ये कोर्स हमें खुद पढ़ना पड़ा, कोई टीचर हमें नहीं मिला कॉलेज में। जो भी सिचुएशन थी, कभी इसका देखकर कभी हुआ तो करूँगा, तो मैंने मेहनत से तैयारी कर ली। मेरे साथियों को पता लगा कि भाई इसने सब्जेक्ट तैयार कर लिया, हमारा तैयार हो नहीं रहा, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया हमें पढ़ा दिया करो। तो मैंने अपने क्लास फेलोज को सबसे पहले ये सब्जेक्ट पढ़ाया था 94 में। उसके बाद सीए में मैंने पढ़ाया 95 में। जब मैं कैफ लेवल कोर्स करके आर्टिकल शुरू किया, तो मैं आई यूज्ड टू बी गुड स्टूडेंट, मैट्रिक इंटर उस जमाने से ही, बल्कि इससे अंदाजा कर लें कि मैं बेसिकली इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में गया था, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, वो छोड़ के मैं सीए करने आया हुआ हूँ। तो मेरी रेपुटेशन सीए में भी जब कैफ किया तो यही था, स्टेट टर्म में सारा अल्हम्दुलिल्लाह सीए भी किया हुआ, वहाँ तक भी बगैर फेलियर के जब किया हुआ था। तो मेरा एक दोस्त था क्लास वाला सीए का, तो उसने कहा यार मेरा छोटा भाई भी ये कोर्स शुरू किया उसने, उसके और उसके दोस्तों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उनको ये मैथमेटिक्स और अकाउंटिंग समझ नहीं आ रही, कॉलेज में पढ़े, उनके एग्जाम आने वाले हैं 1.5-2 महीने बाद, तो बड़े परेशान हैं, तो अगर तुम उनको टाइम दे दो थोड़ा सा। तो मैंने कहा यार मैं तो आर्टिकल कर रहा हूँ, कैसे टाइम दूँ, तो बड़ा डिस्कशन के बाद गया, बड़े मजबूर हैं, बड़ा फायदा हो जाएगा। तो फिर उस जमाने में बड़ा मैंने सेक्रीफाइस करके मैंने ठीक है यार, फिर यही है कि मैं अपने घर से निकला करूँगा, तेरे घर आ जाया करूँगा, तेरा घर रास्ते में ऑफिस के, तो फिर अपने भाई से अपने दोस्तों को वहाँ बुला लिया करें। तो सुबह 7 बजे आई यूज्ड टू लैंड देयर, 7 से लेकर 9 बजे तक उनको पढ़ाता था मैं, 2 घंटे या 1.5 घंटे शायद, और फिर दफ्तर चला जाता। तो फिर 1.5-2 महीने में उनको पढ़ाया। और मैथमेटिक्स और अकाउंटिंग उस जमाने में मैंने सीए के बच्चों को, जब मैं खुद कैप पास था, सिर्फ विद नियत ऑफ हेल्पिंग देम कि पढ़ा 6 बच्चे थे, माशाल्लाह सारे ही लाइक बच्चे थे, माशाल्लाह अल्टीमेटली दे ऑल बिकेम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, 6 के 6 बच्चे माशाल्लाह। तो बहरहाल तो ये मेरा टीचिंग कैरियर बड़ा ब्रीफ सा वहाँ पे गुजरा था, लेकिन उसके बाद फिर जो प्रॉपर प्रोफेशनल लेवल, कॉलेज लेवल पे 2002 से आई एम एंगेज इन टीचिंग, और उससे मैंने ACCA के बच्चों को बहुत पढ़ाया, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। 2-3 साल मैं कॉलेज की तरफ से मॉरिशस जाता रहा, वहाँ पे ACCA के बच्चों को पढ़ाने के लिए। 2008 से मैं फुल टाइम सीए की एजुकेशन में एंगेज हुआ और डिफरेंट लेवल्स पे पढ़ाता रहा हूँ। करंटली मेरे जो रोल्स हैं, मैं राइस में एज अ डायरेक्टर BOD पे यहाँ पे थोड़ा रोल प्ले करता हूँ, मैनेजमेंट में ओवरसी करता हूँ, चीज़ों को सपोर्ट करता हूँ BOD लेवल पे। मैं एक टॉप 10 हमारी फर्म है रहमान सरफराज रहीम इकबाल रफीक, उसके वहाँ पे पार्टनर हूँ, और ऑडिट डिपार्टमेंट को लीड करता हूँ लाहौर में। और एजुकेशन से ताल्लुक मैंने जैसे कह दिया कि कॉलेज एजुकेशन से ताल्लुक मेरा 2002 से है।
हिस्टोरिकली मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट से अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा ये सब्जेक्ट है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा ये सब्जेक्ट है। तो मैंने सबसे पहले अपनी टीचिंग जो कॉलेज लेवल पे शुरू की थी वो इस एरिया से शुरू की थी, फाइनेंस के एरिया से। लेकिन ग्रेजुअली फिर मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट में भी तकरीबन 2000 में ACCA को मैंने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट में पढ़ाई, CA को भी मैंने फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट तकरीबन 2012 से पढ़ानी शुरू कर दी थी फाइनल लेवल पे। कैफ लेवल पे शायद मैंने 2015 या 16 में पढ़ानी शुरू की। और रिसेंटली मैंने ये जो क्वांटिटेटिव मैथड्स में जो मैथ्स का पोर्शन है उसकी जिम्मेदारी भी मेरे साथियों ने मुझे दी, क्योंकि मैं उनसे अक्सर गिला करता था कि यार कैफ में मेरे पास यहाँ पे जो बच्चे आते हैं इनका मैथमेटिक्स थोड़ा सा कमजोर होता है। भाई जरा बोले कुंडा खोले तो आप भी पढ़ा ला फिर आके, तो मैं देख ला जी हम भी पढ़ा के देख लेते हैं क्या होता है। तो इसलिए ऐसा चैलेंज साथियों ने कहा तो मैंने कहा ठीक है जी मैं भी जरा देखता हूँ, फ्लेवर लेता हूँ कि बच्चों को मैथ पढ़ाना, क्योंकि इन बच्चों आपने जो किया में मैथ पढ़ाना तकरीबन समझे मैथमेटिक्स का कोई 90% पोर्शन यहाँ पे एप्लीकेशन है। कॉस्ट काउंटिंग भी बेसिकली आपको QM में भी मैथमेटिक्स को बिजनेस से लिंक करना सिखा दिया जाता है, ठीक है। वहां पे आपको टोटल कॉस्ट की इक्वेशन, ब्रेक इवन की बातें कुछ ना कुछ सिखा दी जाती हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सारी की सारी वही बातें हैं, मैथमेटिक्स का ही आप समझिए बिजनेस में एप्लीकेशन है। तो विद सर्टन काउंटिंग, कॉस्ट काउंटिंग कॉन्सेप्ट, तो इसलिए ये सब्जेक्ट भी मैंने टेकअप किया, फिर ये भी लिया। इसका ताल्लुक इससे है और इसका ताल्लुक फिर इससे जुड़ता है, तो इसलिए पूरी स्ट्रीम ही है एक जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा बाय द वे एक थोड़ी सी मैं चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं। आपको पता है ना ICAP ने इन दोनों सब्जेक्ट का अब नाता को जोड़ दिया है रिसेंटली, और नाता ICAP ने ये जोड़ा है कि भाई जिस बच्चे का ये सब्जेक्ट पास होगा वही बच्चा ये पेपर दे सकता है। आल्दो हम इसको थोड़ा चैलेंज कर रहे हैं ICAP से, एज अ टीचर कॉलेजेस लेवल पे कुछ टीचर्स ने हमने प्लेटफॉर्म बना के 8-10 टीचर्स ने इकट्ठे होकर हमने ICAP से अपील ली हुई है कि इसको पास करने से लिंक ना करें, इसको अटेम्प्ट करने से लिंक कर दें। जिसका R1 और R2 का कनेक्शन ICAP ने बना दिया, R1 पास होगा तो R2 आप दे सकते हैं। तो हमने ICAP से रिक्वेस्ट किया कि भाई अटेम्प्ट नहीं, इसको पास नहीं अटेम्प्ट करने से लिंक कर दें, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे तो इनका लिंक है भी बड़ा कमजोर। कॉस्ट और MFA का लिंक शायद 10% का है, R1 R2 का लिंक बड़ा स्ट्रॉन्ग है, दोनों अकाउंटिंग के सब्जेक्ट हैं, बट इनका लिंक भी कमजोर है। तो इधर तो बहुत ज्यादा जस्टिफिकेशन है, वहां पे भी जस्टिफिकेशन है, क्योंकि हमने माजी में देखा है जो बच्चा R1 में फेल हुआ उसने अगली दफा R1 R2 इकट्ठे पढ़े और दोनों निकाल गया, या अक्सर ऐसा भी हुआ कि R2 निकाल गया R1 फिर रह गया बेचारे का। तो वहां पे एक एग्जिस्ट करता है जिसकी बेसिस पे हमने चीजें रिकमेंड किया गया। तो लेट्स होप कि ICAP इस चीज को कंसीडर करे और बच्चों के एक फायदे में ये फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों को दे दे। एनीवे जी ये मेरा थोड़ा सा प्रोफाइल और टीचिंग कैरियर है। थोड़ी एक चीज ऐड कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसे जिक्र किया कि मैंने अपने CA एजुकेशन में कभी फेलियर फेस नहीं किया। मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों से ये बातें शेयर करता रहूं कि भाई क्या डूज एंड डोंट्स हैं जिनकी मदद से आप CA को विदाउट एनी फेलियर या रीजनेबली स्मूथ पैटर्न से निकाल सकते हैं। और स्पेशली मैं ये भी कह दूं कि जिस जमाने में हमने CA किया था वो जमाना CA के बिल्कुल ही डार्क एजेस तो नहीं मैं कहूँगा, स्टोन एज तो नहीं थी, लेकिन उसके काफी करीब थी, जिसमें सिर्फ दो बातें मैं आपसे बता देता हूँ जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस जमाने में CA के चैलेंजेस क्या थे। चैलेंजेस काफी ज्यादा, कभी टाइम मिलेगा दोबारा उस पर बात करेंगे। दो चैलेंजेस मैं बता दूं तो वही मेरे ख्याल में आपको समझने के लिए काफी होने चाहिए। चैलेंज नंबर 1 क्या था कि हमें पास परसेंटेज ही पता नहीं होती थी कि आप पेपर दे के आए हैं 100 नंबर का, 100 में से कितने नंबर लेंगे तो पास होंगे। तो विदाउट नोइंग पास परसेंटेज मतलब हमें टारगेट का ही पता नहीं है कि हम किस टारगेट को छुएंगे तो पास होंगे, बट हमें पास होना था और हम अल्हम्दुलिल्लाह होते थे। और मैं जैसे मैंने कहा विदाउट एनी फेलियर पास हुआ, तो एक ये चैलेंज होता था जो कि बड़ा अजीब सा चैलेंज होता था। दूसरा चैलेंज हमें होता था कि हमें 4 पेपर इकट्ठे देने, और सिर्फ देने नहीं है बात भी इकट्ठे करने हैं। एक फेल का मतलब चारों फेल। तो ये आप यू कैन इमेजिन का फियर ये क्या होता है कि भाई 4 पेपर देने जा रहे हो, इकट्ठे देने हैं और पास भी इकट्ठे करने हैं। एक पेपर में क्वेश्चन सिर्फ ICAP में देता था, वो क्वेश्चन उसको वो कहता था कि भाई एक पेपर अगर मार्जिनल फेल हुए, अब मार्जिनल फेल का भी मतलब हमें नहीं पता होता था कि
कि मार्जिनल फेल का मतलब क्या, बस लिखा होता था अगर आप 4 दिए 3 पास, एक में अगर मार्जिनल फेल है तो फिर हम एक पेपर रिपीट करने का चांस देंगे, लेकिन एक पेपर में आप मार्जिनल से ज्यादा फेल हो गए, मतलब ज्यादा मार्जिन से फेल हो गए, तो फिर चारों रिपीट करेंगे। और ऐसे हमने अक्सर साथियों को करते देखा कि 3 पास होते थे, एक में एफ लग जाता था और कहा जाता था चारों दोबारा दो। 3 पास होते थे, एक में आर लग जाता था, आर का मतलब सिर्फ वो एक दोबारा दे दो। और अच्छा, उसमें भी मजे की बात होती है, एक दोबारा दे दो लेकिन सिर्फ 2 मौके हैं पास करने के लिए। अगर 2 मौकों में वो एक पास ना हुआ तो सारे जो पास हुए गए थे ना आगे गए वो वापस आ जाएंगे, फिर 4 दो। ठीक, और ऐसे मेरे कई साथियों के साथ हुआ था, क्योंकि प्रेशर आ जाता है ना भाई, पास ना हुए तो सारे दोबारा देने पड़ेंगे। इस प्रेशर की वजह से कई बच्चे फेल हो जाते हैं। तो मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ ये हरकत हुई है। दाएं बाएं तो सुनते सुनते थे, लेकिन मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ ये हरकत हुई है कि वो दोबारा बेचारे को एक पेपर फेल हुआ था, दिया उसने, फिर पास नहीं हुआ, दिया फिर पास नहीं हुआ, सारे दोबारा। तो इन हालात में इन फियर के साथ भी लोग करते थे। और उस जमाने में जैसे मैं आई वॉज नॉट द ओनली वन, कम होते थे लेकिन माशाल्लाह बहुत होते थे जो लोग विदाउट फेलियर करते थे। आप लोग तो मुझे बड़ी लगी है, उस जमाने में टीचर नहीं होते थे, कॉलेज नहीं होते थे, यूट्यूब नहीं होते थे, लेक्चर नहीं होते थे, नोट्स नहीं होते थे, पास पेपर आई क्या नहीं होते थे, सोल्यूशन नहीं होते थे, मार्किंग स्कीम, एग्जामिनर कमेंट कुछ नहीं होते थे, किताबें नहीं होती थी आई कैप की। तो जब हम पढ़ते थे, तो अब तो जिंदगी बहुत आसान है आप लोगों की बेटा सीए करने के लिए। तो इंशाअल्लाह आप लोग मेहनत करेंगे, जैसे आगे यहाँ तक पहुंचे हैं आगे भी चलते चलेंगे। अच्छा, आप में से कितने बच्चे हैं जिनकी ये कैप की फर्स्ट अटेम्प्ट होने जा रही है? कम ही है, इसका मतलब ज्यादातर बच्चे पेपर दे के आए हैं। चलें, गुड। अच्छा जी, थोड़ा सा हम सब्जेक्ट की तरफ आए। अपना तारुफ मैंने करवा दिया, अब हम थोड़ी सब्जेक्ट की बात कर लें। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की जो आपने स्ट्रीम्स पढ़नी है अपनी सीए स्टडीज में, 2 मेन ब्रांचेस हैं। एक फाइनेंशियल अकाउंट, जिससे आपका तारुफ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हो चुका हुआ है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना और उन ट्रांजैक्शंस के रिजल्ट्स को समराइज करना डिफरेंट स्टेटमेंट्स की शक्ल में, जिनमें से एक स्टेटमेंट होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरी स्टेटमेंट होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तीसरी स्टेटमेंट होती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, चौथी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। बिल्कुल ठीक हो गया। तो हम एक बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं और उन ट्रांजैक्शंस, लेन देन, खरीदो फरोख्त के रिजल्ट्स को स्टेटमेंट्स की सूरत में समराइज करते हैं और हम उन स्टेटमेंट से बिजनेस की परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि बिजनेस ने पिछले पीरियड में, पिछले साल में, पिछले क्वार्टर में कैसा परफॉर्म किया, और हम उन स्टेटमेंट्स की मदद से बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज की पोजीशन देख सकते हैं कि उसके पास कितने असासे हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं, कितना कैपिटल है, कितनी इन्वेस्टमेंट है। ये सारी चीजें स्टेटमेंट्स हम देख सकते हैं। तो ये चीज आपने पढ़ी इंट्रो में, ये चीज आप फिर पढ़ते हैं R1 में, फाइनेंशियल FAR1 आपका है, फिर आप पढ़ते हो FR2, फिर आप पढ़ते हो AAFR एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आप CFA का कोर्स है। तो अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आप लोग 4 कोर्सेज सीए में पढ़ते हैं। हमारा एरिया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। इस एरिया पे आज से कुछ अर्सा पहले तक तो ICAP CA में 2 पेपर्स होते थे, एक कॉस्ट अकाउंटिंग कैप लेवल पे और एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनल CFAP लेवल पे। अब लेकिन एक ही सब्जेक्ट रह गया है और वो हम ये सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, इस सब्जेक्ट की भी कहानी है। ये पहले होता था कैफ के एंड पे और अब आ गया कैफ के नीचे। ठीक है, तो आज से 5 से 6 साल पहले एक लेवल कैफ एंड पे और एक पेपर CFAP लेवल पे, इस तरह पढ़ते थे इसको, इतने लेवल पे पढ़ रहे थे। फिर इधर को खत्म करके सब कुछ कैफ एंड पे इकट्ठा कर दिया गया और अब वहां से उठा के मजीद नीचे ले आए हैं। तो इसका मतलब शायद मैं कह सकता हूं कि ICAP के सिलेबस में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट के सब्जेक्ट पे थोड़ा सा फोकस कम कर दिया गया है। पहले इस पे काफी ज्यादा फोकस होता था, अब इस पे फोकस थोड़ा कम किया गया है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट पे, और शायद समझा जा रहा है कि ICAP के जो अकाउंटेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्सेशन, लॉ,
ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो BFD वगैरह है उस पर ज़्यादा सीखने की जरूरत है बनिस्बत कॉस्ट एंड मैनेजमेंट के, क्योंकि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट के अलग से एक्सपर्ट भी अवेलेबल है मार्केट में। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स होते हैं जो हमारा इंस्टीट्यूट है ICM में, उनके जो मेंबर हैं दे आर कॉल्ड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। तो वो अलग से चूंकि एक्सपर्ट अवेलेबल है तो शायद ICAP ने रियलाइज किया कि हमें इस सब्जेक्ट पे अपने लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम नो हाउ दे दें, बेसिक लेवल नॉलेज दे दें, दिस शुड बी इनफ। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अगर इस सब्जेक्ट में कुछ सपोर्ट चाहिए होगी दे कैन ऑलवेज एंगेज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, स्पेशलिस्ट इसके एंगेज कर लेंगे। हम अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को इसके स्पेशलिस्ट ना बनाए, हम दूसरे एरियाज हैं उन पे इनको एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट बनाए। तो बहरहाल जनाब हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं और वो है CAF 3। अब ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, इसके बारे में ABC जरा समझ लें हम, ताकि हमें पता हो अगले 4 महीने हमने जो है सब्जेक्ट्स को पढ़ना है उसमें सीखने क्या जा रहे हैं। एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये भी अकाउंटिंग की ही 2 टाइप्स हैं, वो फाइनेंशियल थी, ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट है। तो ये फर्क कैसे है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो भी मैंने आपसे जरा दोबारा आपके सामने शेयर कर दी कि भाई बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन हो रही है उनका रिकॉर्ड रखना इस अंदाज में कि हम बिजनेस की परफॉर्मेंस की समरी और बिजनेस के एसेट लायबिलिटीज की समरी बना सकें। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड रखना ही सीखते हैं, लेकिन रिकॉर्ड हम इस अंदाज में रखते हैं कि हम जो बिजनेस में प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर हम प्रोडक्शन के बिजनेस में हैं, या हम बिजनेस में जो सर्विस दे रहे हैं अगर हम सर्विस बिजनेस में हैं, तो कॉस्ट पर यूनिट क्या आती है, हमारी कॉस्ट पर यूनिट क्या आती है, हाउ टू मेजर दैट, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में सीखेंगे। जैसे मैं एक नॉर्मली एग्जांपल लेके चलता हूँ फर्नीचर वर्कशॉप की। एक फर्नीचर वर्कशॉप आप बना रहे हैं, लेट्स अज्यूम फॉर द टाइमिंग आप ये अपनी फैक्ट्री में वर्कशॉप में ये डेस्क बना के बेचते हैं डिफरेंट कॉलेजेस को। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको क्या रिजल्ट देती है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर जो डेस्क बेचे उनसे रेवेन्यू क्या आया, ड्यूरिंग द ईयर आपने जो डेस्क बेचे उनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या थी, उनका ग्रॉस प्रॉफिट क्या था और अल्टीमेटली उनका नेट प्रॉफिट क्या था। आपने जितने भी डेस्क बेचे उनसे आपने प्रॉफिट कितना कमाया। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं देती कि आपने जो डेस्क 100 पार्टी को सप्लाई किए थे, उसमें जो पार्टी ए के लिए आपने जो 20 डेस्क बनाए थे उनकी कॉस्ट पर यूनिट क्या थी, आपने पार्टी एफ के लिए जो 50 डेस्क का ऑर्डर किया था वहां पे कॉस्ट पर यूनिट क्या आई थी। ये इंफॉर्मेशन आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं देगी। तो अगर आप ये इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जो कि यकीनन बिजनेस के लिए इंफॉर्मेशन है, उसकी जरूरत क्या है आगे चल के इस पे मजीद बात करेंगे, एक अहम इंफॉर्मेशन है। अगर आप ये इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम वो टूल्स, वो तरीके सीखेंगे जिनकी मदद से हम रिकॉर्ड रखेंगे इस अंदाज में कि हमें कॉस्ट पर यूनिट की इंफॉर्मेशन मिल जाए। वो कॉस्ट पर यूनिट अगर हम बनाते हैं प्रोडक्ट उसकी हो, या अगर हम सर्विस देते हैं, जैसे मैं किसी फर्म में ऑडिट सर्विसेज देता हूं, तो मैं अपने किसी क्लाइंट का ऑडिट करता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि मैंने कंपनी ए लिमिटेड का जो ऑडिट किया था उस ऑडिट की कॉस्ट मुझे क्या पड़ी, तो उसके लिए मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग का सहारा लेना है। अगर मैं एक प्रोडक्ट की, एक सर्विस की कॉस्ट जानना चाहता हूं, अगर मैं कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस जानना चाहता हूं उसके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, और अगर बारीकी में जानना चाहता हूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग है। अच्छा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग से एक स्टेप और आगे जाते हैं। नाम तो इसका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं कि माजी में हमने क्या जो बनाया और बेचा उसका नेट प्रॉफिट क्या रहा। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं, भाई हमने जो ऑर्डर बनाया था कंपनी ए के लिए उसमें कॉस्ट पर यूनिट क्या आती, जो ऑर्डर बनाया था बी के लिए उसकी कॉस्ट पर यूनिट क्या आती। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं, ये एक सबसे अहम बड़ा फर्क है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम फ्यूचर की बात करते हैं, और ये इसमें जो हम टूल्स पढ़ते हैं वो टूल्स मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं बिजनेस डिसीजंस लेने में।
बिजनेस मैनेज करने में, बिजनेस के प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डिफरेंट टूल्स से, मेथड से हम सीख पाते हैं। जैसे हमारे पास एक कस्टमर आया, उसने कहा जी मुझे दिसंबर के महीने में आपसे ये 500 डेस्क बनवाने हैं, मुझे इनकी प्राइस की कोटेशन दें। इसको हम कहते हैं भी मैनेजमेंट इज फेस्ड विद द प्राइसिंग डिसीजन। मैनेजमेंट को फैसला करना है कि वो कस्टमर को क्या प्राइस कोट करे। अच्छा, एक है मेरी दुकान पे डेस्क पड़े हुए हैं, उन पे प्राइस टैग लगा हुआ है, वो काम हो चुका है। एक है कस्टमर कह रही मैं दिसंबर में आपको ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूं, मुझे प्राइस कोटेशन दीजिए। अब ये ध्यान में रखिए, बिजनेसेस में जो कस्टमर होते हैं ना, वो सिर्फ आपके पास नहीं आए, आप जैसे और सप्लायर के पास भी जाते हैं। वो कम से कम 3 सप्लायर के पास जरूर जाते हैं, कुछ कंपनी ज्यादा के पास भी जा सकती हैं, बट अच्छी कंपनीज की पॉलिसी होती है 3 से बड़ा ऑर्डर जब भी देना है 3 सप्लायर से रेट लो, पहले रेट को कंपेयर करो, जिस सप्लायर के रेट सबसे अच्छे हैं उससे मिलो जाके, उससे निगोशिएट करो और उसको ऑर्डर फिक्स करो। ठीक है, तो मुझे कस्टमर ने कोटेशन मांगी ना, उसने मुझे ऑर्डर नहीं देना अभी पक्का, उससे मुझसे कोटेशन लेनी है और मेरी अब ख्वाहिश होगी कि मैं उसको बेस्ट रेट ऑफर करूं, कि वो मुझसे निगोशिएट करने आए। तो इसका मतलब मुझे सोचना पड़ेगा मैं क्या प्राइस ऑफर करूं कि मैं प्राइस की जो जंग है अपने कंपैटिटर से जीत जाऊं। प्राइसिंग डिसीजन, मेरी कंपनी की मैनेजमेंट को फैसला करना पड़ेगा कि हम 100 रुपया पर यूनिट दें, 99 दें, 95 दें, क्या प्राइस कोट की जाए। दिस इज वन एग्जाम्पल, जो एक सिचुएशन है जहां पे मैनेजमेंट को फैसला करना है। फिर इसी तरह और भी सिचुएशंस आ जाती है मैनेजमेंट के सामने। मैनेजमेंट, हमारे पास हमारी कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट बनाती है ABCD, और हमारे सब के लगे बदले ऑर्डर आ रहे हैं, हमारी फैक्ट्री फुल कैपेसिटी पे चल रही है। एक नया कस्टमर आ गया जी मुझे प्रोडक्ट E बना दो। अब हमें फैसला करना है क्या हम उसका ऑर्डर पकड़ें या ABCD जो बना रहे हैं वही बनाते रहे। हाउ टू टेक दैट डिसीजन, क्योंकि ये चीज ध्यान में रखनी है कि कारोबार करने बैठे हैं भाई, ABCD की मोहब्बत में नहीं बैठे हम कारोबार करने बैठे हैं और हम मुनाफा कमाने बैठे हैं। तो हमें तो मुनाफा अगर E से आ रहा है तो हम E बना लेंगे, ABCD पे मट्टी डाल देंगे। तो हाउ टू टेक दैट डिसीजन, हम किस तरह ये फैसला करें कि हमारी कंपनी के लिए ज्यादा मुनाफा कहाँ पे है, ABCD में है या ABCD में से किसी एक को छोड़ के E बनाने में है। हाउ टू टेक दैट डिसीजन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम यही चीज सीखते हैं कि मैनेजमेंट को बिजनेस करते हुए ऑब्जेक्टिव रखते हैं सामने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इस मकसद को हासिल करने की कोशिश में मैनेजमेंट के सामने कई दफा ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पे मैनेजमेंट को कुछ फैसले करने पड़ते हैं, जैसे प्राइसिंग डिसीजन, जैसे प्रोडक्शन प्लानिंग ABCD या E। तो हाउ टू टेक दैट डिसीजन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें सिखाती है ऐसे डिसीजन लेने के बारे में कि भाई किस तरह आप किस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करें, किस अंदाज में उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करें और किस तरह फैसला कर सकते हैं बिजनेस की बेहतरी के लिए। अच्छा, ये दोनों चूंकि कनेक्टेड ब्रांचेस है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कनेक्शन इनका क्या है, चलिए वो मैं बताता हूँ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फैसला करने के लिए यू नीड क्रिटिकल इंफॉर्मेशन की बेस पे फैसला कर सकते हैं ना भाई आप। जैसे मैंने कहा ABCD बनाए या E बनाए, या ABCD में से किसकी जान छोड़े और E की तरफ जाएं, उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। E से कितना प्रॉफिट आएगा, A से कितना प्रॉफिट आता है, यू नीड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अल्टीमेटली हमने मुनाफा ही कमाना है ना, तो जहां से ज्यादा मुनाफा उधर जाना है। यू नीड क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जिसको यूज करके आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हो, वो इन्फॉर्मेशन कौन देता है आपको? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन लेके आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टूल्स इस्तेमाल करते हैं। डिटेल में आगे चल के हम बात करेंगे, लेकिन जनरली डिफरेंट अकाउंटिंग बॉडीज में चूंकि ये सब्जेक्ट इंटरकनेक्टेड होते हैं, इनको इकट्ठा ही पढ़ा जाता है, इनको एक ही सब्जेक्ट के तौर पर अक्सर पढ़ा जाता है। ऑल्दो ये डिफरेंट ब्रांचेस लगती हैं देखने में, लेकिन बिल्कुल जुड़ी हुई है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारे भी यही है।
जी कोई सवाल यहाँ तक? हमने अभी सिर्फ मैंने आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारा जो सब्जेक्ट है, जो सिंगल इस एरिया का सिंगल सब्जेक्ट है जो आपने पूरे सीए में पढ़ने हैं ना, इससे पहले आपने सिर्फ इन सब्जेक्ट में यूज होने वाले टूल्स पढ़े हुए हैं, मैथमेटिक्स टूल पढ़े हुए हैं, जो सब्जेक्ट को यहाँ पे 90% टूल्स आपके मैथमेटिक्स में यहाँ यूज होने हैं जो आप क्यूएम में अपनी पढ़ के आए हो, ठीक है। सब्जेक्ट आपने ना इससे पहले पढ़ा है ना इसके बाद पढ़ोगे। सोल ओनली सब्जेक्ट ऑन द एरिया हमारे सीए सिलेबस में। एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे के दिन में कोई सवाल? अच्छा जी, ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन मजीद है। अब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग या सीएमए कह लीजिए, इनको मजीद थोड़ा समझते हैं ताकि हम इनका डिफरेंस, बाय द वे ये जो हम समझ रहे हैं इसमें हमें कोई 2-3 नंबर का सवाल भी आ सकता है, ठीक है, हमें इस पे सवाल भी आ सकता है जो हम चीजें डिस्कस करें। ये ऑल्दो अभी हम स्टडी के मोड में तो नहीं थे, लेकिन इंट्रोडक्टरी लेवल पे ये बात मैं आपके सामने ला रहा हूँ क्योंकि इससे आप फेमिलियर हैं, तो इससे डिफरेंशिएट करने के लिए ये मैंने टेबल आपके सामने रखा। ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनकी बेसिस पे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को मजीद डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन है जैसे इंफॉर्मेशन मेनली प्रोड्यूस्ड फॉर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन देती है और जो कॉस्ट अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन बनाती है वो किसके लिए बनाती है, प्रोड्यूस्ड फॉर की बात हो रही है। तो जहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है एक्सटर्नल यूजर के लिए, ये बात आप पढ़ चुके हो। शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, लेंडर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट, ये है वो अदारे जिनके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंटरनल यूजर्स के लिए होती है, मैनेजर्स और एम्प्लॉइज के लिए होती है। ये बाहर के लोगों से आप शेयर नहीं करते, ये मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज और जो इंटरनल लोग हैं उनके इस्तेमाल के लिए होती है ताकि वो बिजनेस की परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकें। बाहर के किसी लोग से शेयर नहीं होगी। पर्पस ऑफ द इंफॉर्मेशन क्या है जनाब? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करना और फाइनेंशियल पोजीशन को रिकॉर्ड करना। Whereas कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मकसद है प्लानिंग को, कंट्रोल को, डिसीजन मेकिंग में हेल्प लेना। एड मतलब हेल्प होगी, हेल्प इन प्लानिंग। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया कि भाई हमें ABCD बनाते हुए ई का ऑर्डर आया, अब हमें प्लान करना है कि हमें क्या ABCD ही बनाते रहना है या ई बनाना शुरू करें और ABCD में से किसी को ड्रॉप करें। दिस इज प्लानिंग। फ्यूचर के बारे में कोई लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड करना, हमें प्लानिंग। कंट्रोल, कंट्रोल से प्राइमरली इस सब्जेक्ट में मुराद है कॉस्ट को कंट्रोल करना। प्राइमरली यहाँ पे कंट्रोल से मुराद है कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट में गैर जरूरी इजाफे को रोकना और गैर जरूरी कॉस्ट से अपने आप को बचाना, तभी हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाएंगे ना, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। तो इसको मैं थोड़ा सा अगर मजीद कंट्रोल कैसे, देयर विल बी डिफरेंट टूल जो हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है, कंट्रोल के, प्लानिंग के, डिसीजन मेकिंग के, ये सारे हेडिंग्स के तहत हम डिफरेंट टूल्स पढ़ होंगे। लेकिन मैं सिर्फ कंट्रोल के रेफरेंस से बात करूं तो अभी हमने बात की कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने सीखना है कि हम एक प्रोडक्ट जो बनाते हैं उसकी कॉस्ट पर यूनिट क्या, और मैंने आपके सामने बात की कि भाई हमने लास्ट वीक कंपनी ए के लिए 50 ड्रेस बनाए थे, उसकी कॉस्ट पर यूनिट क्या रही, हम कॉस्ट अकाउंटिंग से मेजर कर सकते हैं। इसमें कंट्रोल कहां से आएगा? कंट्रोल आएगा कि भाई लास्ट वीक कंपनी ए के लिए बनाया था, अब कंपनी इस वीक में कंपनी बी के लिए बनाया है, तो जरा देखो कंपनी ए की कॉस्ट पर यूनिट क्या थी और उसको कंपेयर करो कंपनी बी की कॉस्ट पर यूनिट के साथ, और फिर देखो इनमें फर्क क्या है। अगर कंपनी बी की कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा आई है तो इन्वेस्टिगेट करो, ज्यादा क्यों आगे भाई। अगर गलतियां किसी साथी की, जैसे खरीदारी करने वाले ने मटेरियल महंगा ले लिया, उसकी कचाई करो जाकर। लेबर ने बनाते हुए लकड़ी जाया कर दी, उसकी कचाई करो जाके। कंट्रोल आ गया ना, आपको पता लग गया भाई कोई गड़बड़ होगी है, गड़बड़ होगी पता लगेगी, केस कैसे पता लगे? जब आपने कॉस्ट का रिकॉर्ड रखा। कॉस्ट का रिकॉर्ड रखोगे तो पता लगेगा ना कि भाई कॉस्ट ज्यादा लग रही है, कम लग रही है, और जहां कॉस्ट ज्यादा लग रही है वहां पे जाके आप करेक्टिव एक्शन लेके उसको कंट्रोल कर सकते हो।
जहां पे खराबी है उस खराबी को दूर कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंट्रोल का एलिमेंट आ जाता है कॉस्ट के साथ। फिर डिसीजन मेकिंग की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, जिसमें इस का प्राइसिंग डिसीजन आपको लेना है। देयर विल बी डिफरेंट डिसीजंस जो हम ले रहे होंगे। तो इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल है प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग के लिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए आप इसको यूज करते हो। लीगल रिक्वायरमेंट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बिल्कुल नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग की यस देयर इज लीगल रिक्वायरमेंट स्पेशली फॉर लिमिटेड कंपनीज। फॉर्मेट्स, किस फॉर्मेट पे, किस शेप में, किस अंदाज में इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करना चाहिए। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वी हैव गाइडलाइंस। बाय नाउ यू मस्ट हैव ऑब्टेन फेमिलियरिटी विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, और आपसे उसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट्स शेयर किए जा चुके हैं। हमें इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स या लोकल लॉज बताते हैं कि आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन, जो प्रॉफिट और लॉस है, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, जो कैश फ्लो है, जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, उसको किस अंदाज में प्रेजेंट करना है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसी कोई गाइडलाइन, ऐसे कोई लॉ, लीगल रिक्वायरमेंट फॉर्मेट के ऊपर नहीं है। जहाँ पे हम टोटली फ्लेक्सिबल होते हैं कि हम जिस मर्जी अंदाज में फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर दें। अच्छा, ये चीज जो मैंने लिखी ना, प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये आपको आसानी, यहाँ पे आपके ऊपर कानून की पकड़ आ जाती है अगर आपने फॉर्मेट के मुताबिक इन्फॉर्मेशन नहीं बनाई। अक्सर केसेस में जैसे हम ऑडिटर होते हैं ना, तो हमें देखना पड़ता है कि हम जो अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं किसी कंपनी की, उसमें किसी स्टैंडर्ड की कोई इन्फॉर्मेशन ओमिट ना हो जाए। कोई स्टैंडर्ड ने कहा है और हम इन्फॉर्मेशन देना भूल ना जाए, लॉ ने कहा है हम इन्फॉर्मेशन देना भूल ना जाए, क्योंकि अगर हमने गलती कर दी, इन्फॉर्मेशन उस अंदाज में, उस फॉर्मेट में ना दी जैसा लॉ कहता है, जैसा स्टैंडर्ड कहता है, तो हमारी पकड़ हो जाएगी। हमारे ऊपर रेगुलेटर बैठा हुआ है, आई क्या बैठा हुआ है, उससे हमें पूछ लेना है। आई का बैठा सिर्फ आपको नहीं होता, हमें भी होता है, ठीक है, उससे पूछ लेना है। SECP बैठा हुआ है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुन लिया ना नाम ये, वो पूछते हैं हमसे आके, भैया अकाउंट्स आपने गलत बना दिए, इसमें ये इन्फॉर्मेशन गलत थी, आपने कैसे ऑडिट कर दिया इसका। तो हमें एक पकड़ है यहाँ पे कोई पकड़ नहीं, किसी को दिखाना है, अपनी कंपनी ने खुद ही बनानी है, खुद ही इस्तेमाल करनी है। तो प्रैक्टिकली तो ये आसानी है, यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे आसानी है, लेकिन एज अ स्टूडेंट उल्टा था आपको यहाँ पे आसानी। P&L आया, पता भी कैसे बना, ठक ठक लाइनें खींची, ठक ठक बन गया। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आई, आपको पता क्या फॉर्मेट होता है, लाइनें खींची, रटा मारा हुआ, फॉर्मेट बनाया, डाली, इन्फॉर्मेशन बन गया। यहाँ पे कुछ पता नहीं कैसे बनना है, कुछ ना कुछ गाइडलाइन होती है, लेकिन कुछ हमारे एरियाज ऐसे हैं, कुछ एरियाज में तुम्हें फिर गाइडलाइन हम डेवलप कर लेते हैं। ये एरिया इसमें इसी तरह अंदाज से फॉर्मेट बनता है, इसी अंदाज से रिपोर्ट बनती है, लेकिन कुछ एरियाज हमारे यहाँ पे ऐसे आते हैं जिनका फॉर्मेट एग्जामिनर के सवाल पे डिपेंड कर रहा होता है। एग्जामिनर सवाल किस तरह डिजाइन करता है, उससे हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमारे जवाब का फॉर्मेट क्या होगा। ये हमारे लिए स्टूडेंट बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग सोच के काम करने के आदी नहीं है। हम लोग डंडा लगा के फॉर्मेट याद करा दो, उसको भर देंगे, लेकिन फॉर्मेट खुद बनाने को क्या दिया जाए, वो काम नहीं होता हमसे। तो ये एक चैलेंज है जो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे हल करने का आप लोगों के साथ, क्योंकि इस चैलेंज को अगर आप ऑक्यूपाई ओवरकम स्टेज पर नहीं करेंगे तो आगे आने वाले सब्जेक्ट्स में ये चैलेंज बढ़ता जाता है। जैसे इधर मैं कहूँगा CMA में शायद हमारा 50-50% काम हो, 50% फॉर्मेट हमें लॉक में मिल जाएंगे, 50% फॉर्मेट हमें सोचने पड़ेंगे। MFA में जाओगे जहाँ पे न्यूमेरिकल आएंगे, मे बी वहाँ पे 50 से 30% फॉर्मेट लॉक रहेंगे, 70% सोचने पड़ेंगे आप। BFD में जाओगे वहाँ पे शायद 10%, 15% फॉर्मेट लॉक में मिलेंगे, 80-85-90% आपको सोचने पड़ेंगे फॉर्मेट कि भाई इस सवाल का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो जितनी जल्दी आप सोच के फॉर्मेट डेवलप करने की अहमियत, उसकी काबिलियत डेवलप कर लोगे, उतनी ही आसानी रहेगी आने वाले पेपर में आपके लिए, ठीक है। तो
इंशाअल्लाह फॉर्मेट्स पे बात करेंगे और फॉर्मेट्स को कैसे डेवलप करना होता है, क्या चीजें होती हैं, उस पर भी इंशाअल्लाह साथ साथ चलते चलेंगे। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो फाइनेंशियल ही होती है भाई, उसमें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने रुपए की बेस सेल हुई, कितने की कॉस्ट हुई, क्या प्रॉफिट रहा, कितने रुपए की एसेट है, कितने की लायबिलिटी है, ज्यादातर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। फायदा भाई यहाँ पे मोस्टली फाइनेंशियल लिखा हुआ है, कोई मुझे बता सकते हैं मोस्टली क्यों लिखा गया? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मोस्टली फाइनेंशियल क्यों लिखा गया है? नॉन फाइनेंशियल भी होती है मसला। एक बच्चा हाथ खड़ा कर जी, बोला था यहाँ पे किसी ने नंबर ऑफ शेयर्स की इंफॉर्मेशन है, दिस इज नॉन फाइनेंशियल, बिल्कुल ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नंबर ऑफ शेयर्स की इंफॉर्मेशन होती है और मसला नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसमें पैसों के अलावा, रुपयों के अलावा, फाइनेंशियल मतलब रुपए, नॉन फाइनेंशियल मतलब नॉन रुपी। किस चीज की क्वांटिटी भाई? बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, पीएनएल में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में या उनके नोट्स में या आपके स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में या स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में, इनमें कहीं क्वांटिटी आती है। क्वांटिटी इंटरेस्ट भी तो रुपीज है ना भाई, हम तो जो वैल्यू रुपीज में है वो फाइनेंशियल है। मैं नॉन फाइनेंशियल जानना चाह रहा हूँ। एक आपके साथी ने बिल्कुल कहा नंबर ऑफ शेयर्स, वो नॉन फाइनेंशियल है, वो आते हैं शेयर कैपिटल के नोट में बताते हो भाई इतने शेयर्स और कैपिटल इतना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर आपने पढ़ी हो इंफॉर्मेशन तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बताई जाती है। पता नहीं आपने वो डिस्क्लोजर पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा तो सुन लीजिए, दो तीन बातें बताता हूँ। प्रोडक्शन कैपेसिटी बताई जाती है कि हमारी फैक्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, ये लीगल रिक्वायरमेंट है, लॉ की रिक्वायरमेंट है, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे इन्फॉर्मेशन देते हो कि हमारी कंपनी में एम्प्लॉइज कितने काम करते हैं, ये नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। देयर आर मेनी अदर इन्फॉर्मेशन भी, लेकिन वो आप रिपोर्टिंग में जाओगे, पढ़ते जाओगे इंशाल्लाह, जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस करोगे। आप में से कितने लोग R2 पढ़ेंगे इस साल, इस अटेम्प्ट में? माशाल्लाह ज्यादातर लोग R2 पढ़े हैं, तो ये यकीन आपको R2 में, जिन्होंने अगर R1 में ये चीज नहीं आपके सामने आई तो R2 में यकीन आपके सामने आने वाली है। नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तो होती ही होती है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। कितने यूनिट्स बनाए, जैसे मैंने कहा कि 20 यूनिट बनाए थे, कंपनी ए के लिए कॉस्ट पर यूनिट क्या है, तो वहाँ पे नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी है, फाइनेंशियल भी है, दोनों साथ साथ चल रही होती है, इसके बगैर गुजारा नहीं है, साइड बाय साइड चलती है। टाइम पीरियड, किस पीरियड की इंफॉर्मेशन होती है, तो फाइनेंशियल तो सारी की सारी हिस्टोरिकल होती है, क्योंकि वो तो है हिस्ट्री। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में तो हम कह सकते हैं आसानी से कि फाइनेंशियल अकाउंटेंट जो होता है, जो अकाउंटेंट होता है वो हिस्ट्री राइटर होता है। कंपनी ने गाड़ी खरीद ली, फाइनेंशियल अकाउंट के बाद बिल आ जाता है, भाई इसको रिकॉर्ड कर लो, डेबिट व्हीकल, क्रेडिट पेबल, ये डलेगा। कंपनी ने फ्लोर मिल है, उसने गंदम खरीद ली, फाइनेंशियल अकाउंट के बाद बिल आ गया, गंदम खरीद लिया, रिकॉर्ड कर लो, उसने डेबिट किया, रॉ मटेरियल, क्रेडिट पेबल, हिस्ट्री रिकॉर्ड हो रही है, जो काम हो चुके हैं उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी हिस्ट्री होती है। पिछले हफ्ते हमने कंपनी ए के 20 डेस्क बनाए थे, कॉस्ट पर यूनिट क्या आई, हिस्ट्री है। लेकिन फॉरवर्ड लुकिंग भी है, दिसंबर में 500 डेस्क का ऑर्डर आ रहा है भाई, किस प्राइस पे बेचने हैं, फ्यूचर की इंफॉर्मेशन भी होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग टोटल पास्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग पास्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉरवर्ड लुकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन हमेशा फ्यूचर के बारे में लिया जाता है, माजी के बारे में आपको फैसला नहीं करते, माजी के फैसलों से सीख सकते हो। जैसे माजी में आपने सीए ज्वाइन करने का फैसला कर लिया, अब आप माजी का फैसला है वो माजी में है, उसका रिकॉर्ड जरूर रखा जा सकता है। आज आप उसको जाके अंडू नहीं कर सकते, आज सिर्फ सीख सकते हो कि फैसला अच्छा था कि बुरा था, सीख सकते हो उस फैसले से, बट फैसला हमेशा एक्शन से पहले किया जाता है, फ्यूचर के बारे में होता है। सो डिसीजन मेकिंग है, फॉरवर्ड लुकिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग पास्ट है। अच्छा जी, अब हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ ली, अब जरा हम पेपर की बात कर लें। प्रोफेशनल लेवल एग्जाम में जिस पेपर का रिजल्ट 5% 30 से ऊपर होता है उसको हम अच्छा रिजल्ट समझते हैं। बाय द वे 40 से ऊपर हो जाए एक्सीलेंट रिजल्ट। हिस्ट्री तो इसकी अच्छी और बहुत अच्छी एक्सीलेंट रहेगी, क्योंकि अगर हम रिजल्ट को कंपेयर करें तो हम अपने लोकल एनवायरमेंट का मैट्रिक इंटर का रिजल्ट लें तो वो 30, 35, 32, 33 टाइप होता है परसेंट, तो ये रिजल्ट तो उससे बहुत अच्छे हैं, मैट्रिक इंटर के रिजल्ट से अच्छे हैं। और
और ये 55% तो मैं कहूँगा आउट ऑफ द वर्ल्ड रिजल्ट है, क्योंकि एक चीज़ तो बड़ी ऑब्वियस है कि हमारे 100% बच्चा जो एग्जाम में जाकर बैठता है वो पास होने के लिए तैयार होता ही नहीं। बच्चे खुद एडमिट कर रहे होते हैं। जैसे मुझे कल एक बच्चे का कोई मैसेज आया कि मैंने पिछली 2 अटेम्प्ट्स दी हैं और आई नो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, मैं आई वॉज डिट्रैक्ट, आई वॉज लॉस, आई वॉज दिस, आई वॉज दैट, आई न्यू कि मैं तैयार नहीं था, मैं पेपर दे आया और पहली बात तो पिछले का रिजल्ट आ चुका है, मैं 2 दिए तो दोनों फेल हुआ, इस बार पता नहीं मैंने 3 दिए 4 दिए एंड आई एम प्रिपेयर्ड कि 4 में से मेरे 2 या 3 फेल होंगे। मतलब बच्चों को पता होता है, तो इसलिए 100 में से 100 तो कभी पास होते ही नहीं है, क्योंकि 100 में 100 पास होने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरे हिसाब से सेफली 30% बच्चा तो तैयार ही नहीं होता। तो अगर हम बात कर रहे हैं ना तो 70 में से 70 बच्चों ने पेपर दिया, पास कितने हुए? तो 70 में से 40 पास हुए, बहुत अच्छी बात है। 70 में से 36 पास हुए, 70 में से 55 पास हुए, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस दफा यहाँ पे रंग लाल होना चाहिए था, रंग मैंने काला कर दिया। मुझे बनाने के बाद ख्याल है यहाँ पे रंग डिफरेंट होना चाहिए था कि सब पेपर में इतने लोगों की काफी चीखें निकली पेपर में, सुनी होंगी आपने। अच्छा, अब वजह क्या बनी, क्या वजह बताई? चले आप में से अगर सुन ली बातें तो फिर ये भी सुना होगा बच्चों ने क्या फीडबैक दी, क्या मसला क्या हुआ इस पेपर में? 3-4 क्वेश्चन बेटा इंटीग्रेटेड क्वेश्चन आ गए। अच्छा, पेपर वैसे मेरे पास ही है। अच्छा, मैं अगर देखो ना तो इस पेपर को जितना मैंने स्टडी किया, इस पेपर में सिर्फ मुझे एक मसला नजर आया कि दिस वाज वेरी लेंथी पेपर। क्योंकि देखें ये पेपर मैंने जैसे कहा कि पहले ये होता था कैफ के एंड पे और फाइनल्स पे, फिर इसको फाइनल से खत्म करके सिर्फ कैफ के एंड पे रखा गया। तो फाइनल के कुछ सवाल कैफ के क्वेश्चन बैंक में डाले आई कैफ ने, फाइनल के कुछ जो रिलेटिवली आसान सवाल थे आई कैफ ने कैफ के कॉस्ट काउंटिंग के पेपर के क्वेश्चन बैंक में डाल दिए कि भाई तैयार हो, अब वो फाइनल वाले लेवल के सवाल भी कैफ में आया करेंगे। फिर कैफ 8 से उठा के इसको कैफ 3 पे लाया गया। असूलन इसमें से क्वेश्चन जो बहुत मुश्किल वाले थे निकलने थे, जो कि आई कैफ ने निकाले भी और इन एग्जाम में नजर भी आया वो कि भाई मॉडल पेपर में भी नजर आए, यहाँ पे उसका पाथ पैटर्न नहीं है, मॉडल पेपर में भी नजर आए और यहाँ पे भी नजर आए कि आई कैफ ने वो मुश्किल सवाल टेस्ट करने छोड़ दिए जो कि पहले फाइनल लेवल के क्वेश्चन कैफ लेवल पे आ रहे थे। लेकिन जब कैफ 8 से कैफ 3 पे आए डिफिकल्टी लेवल नीचे किया गया और रिजल्ट के अच्छे आने की वजह भी शायद वहाँ पे यही रही कि बच्चों को हम कैफ 8 लेवल पे तैयार करते थे और पेपर आ जाता था कैफ 3 लेवल का, बच्चा जो करके पास हो जाता था, माशाल्लाह अच्छे रिजल्ट आ रहे थे। अब जो इशू मुझे नजर आया इट्स ओनली द लेंथ ऑफ द पेपर। कैफ 3 के लेवल से इट इज अ वेरी लेंथी पेपर। कैसे इससे डील करने में मैं बताऊंगा, लेकिन मेरी जो बच्चों से इंटरेक्शन रही है, जिस अंदाज में मैं गाइड करता हूँ, पढ़ाता हूँ, मेरे ज्यादातर बच्चे जो प्रिपेयर्ड बच्चे थे वो 90% के करीब पेपर कर पाए। इस पेपर का वाहिद मसला है ये लेंथी है। इसमें आप इसकी लेंथ देखो, 1 2 3 4 5 और 6 फुल 6 पेपर्स का क्वेश्चन है जो कि नॉर्मली सीफैप लेवल पे आता है। इतना लंबा क्वेश्चन पेपर को पढ़ना, उसको समझना, दैट रिक्वायर्स टाइम। सीफैप लेवल का जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन पेपर, वो नॉर्मली 6, 5, 5.5, 6 पेपर तक जाता है। कैफ का क्वेश्चन पेपर में कैफ 3 की बात करूं तो शायद यहाँ पे कैफ 3 का क्वेश्चन पेपर 4 सफ़ों पे था। मतलब यू वर गिवन 2 एक्स्ट्रा पेजेस टू रीड। मतलब क्वेश्चन में डाटा ज्यादा दे दिया गया, स्टोरी ज्यादा दे दी गई, तो ज्यादा स्टोरी को, ज्यादा डाटा को पढ़ना, समझना, एनालाइज करना, दैट टेक्स मोर टाइम। तो मेरे हिसाब से इसमें सिर्फ जो चैलेंज आया कि आपको डाटा और स्टोरी ज्यादा दे दी गई पढ़ने के लिए, जो कि कैफ3 के बच्चों के साथ आई पर्सनली फील वाज नॉट फेयर। 4 सफ़ों तक डाटा स्टोरी होना दैट इज एक्सेप्टेबल, 4 का 4.5 हो जाए, 6 सफ़ों तक जाना दैट इज अनफेयर। वी विल टॉक टू आई कैप कि ये इसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें कि आई कैप
जब भी मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी गलती हुई है। इसको हम आइका का सिस्टम बड़ा अच्छा है बैक एंड पे, पेपर सेटिंग होती है, पेपर की मॉडरेशन होती है, उसकी भाई कि ये पेपर 3 घंटे में होने वाला है कि नहीं, कैप लेवल के बच्चों से या नहीं चेकिंग की जाती है। लेकिन इंसान है, गलती हो जाती है, लेकिन पेपर हो गया। अब हम जैसे टीचर्स भी इस पर फीडबैक देते हैं आइका को। जब पेपर बनना होता है तब टीचर्स इन्वॉल्व नहीं है, सारी बात है, लेकिन जब पेपर बन गया, मार्केट में आ गया, तब हम फीडबैक में आते हैं। और जब हम फीडबैक देते हैं तो हमारी फीडबैक की बेसिस पे आईकैप अपनी मार्किंग स्कीम को एडजस्ट करता है। पूरी दुनिया में ऐसा होता है, इट्स नॉट सिर्फ आईकैप का करता है, मार्किंग स्कीम को एडजस्ट किया जाता है कि भाई अगर आईकैप से कोई प्रॉब्लम, मुझे लगता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर पेपर सेटिंग में कोई गलती हो गई है तो स्टूडेंट्स पे उसके असरात नहीं आने चाहिए, स्टूडेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए उसका, तो आईकैप उस चीज को एडजस्ट करता है। सो बी प्रिपेयर्ड कि जब भी आप पेपर देते हैं अपनी बेस्ट एफर्ट से पढ़ें, बेस्ट एफर्ट से पेपर दें एंड देन होप फॉर द बेस्ट। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करता है। तो इसमें भी मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट ठीक है, शायद ऐसा ना हो, लेकिन इस रेंज में जरूर होगा। इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन इससे नीचे भी शायद मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह नीचे नहीं जाएगा, बच्चे बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो हम एक चीज यहाँ पे बता दूं कि मैं फिर पहले जो बोला कि जो बच्चे गाइडलाइन के मुताबिक पढ़ेंगे वो बच्चे पेपर टफ भी हो जाए उसको भी पास कर लेते हैं। क्योंकि एक चीज में रखें कि पास होने के लिए आपको 100 में से कितने नंबर लेने, 50। 100 में से 50 नंबर लेने का मतलब क्या है कि भाई 50 नंबर 100 में से लूजली कर दो तो पास हो जाओगे। तो पास होना कोई मुश्किल नहीं होता अगर एक बच्चा रीजनेबली वेल प्रिपेयर्ड है और एग्जामिनेशन में जाके 3 घंटे 15 मिनट होशो हवास में गुजार लेता है, होशो हवास में 3 घंटे 15 मिनट गुजार लेता है, तो पास होना किसी सब्जेक्ट में कोई मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम हमारी क्या आती है कि हम पहली बात तैयार अच्छी तरीके से नहीं होते, हम पास होने के लिए तैयार ही नहीं होते, और दूसरी बात अक्सर हम तैयार होते भी हैं तो एग्जामिनेशन में जाके ब्लंडर मार देते हैं। वहां पे जाके 3 घंटे 15 मिनट में हमसे कुछ काम की बातें नहीं हो पाती। तो इंशाअल्लाह यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा कि हम तैयारी की भी बात करें और एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस की भी बात करें, उसको कैसे एनहांस करना उसकी बात करेंगे। तो एनी क्वेश्चन, यहाँ तक किसी बच्चे के जहन में कोई सवाल हो, कोई बात करना चाहते हो आप में से? अच्छा जी, अच्छा ये जी हमारा पेपर स्ट्रक्चर आ गया, वो तो पास परसेंटेज का पेपर स्ट्रक्चर पे आ जाए। हमारा पेपर स्ट्रक्चर जो कुछ ऐसे होता है, 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए में 6 सवाल, मैक्सिमम मार्क्स 10 नंबर एक सवाल के, मतलब 4, 6, 8, 10 से ऊपर सवाल नहीं जाता कोई। सेक्शन बी में 3 सवाल, मैक्सिमम मार्क्स एक सवाल का 20, मतलब 14, 15, 18, 20 3 सवाल होंगे। और सेक्शन ए सेक्शन बी ऑलमोस्ट 50-50, मतलब कभी 1 नंबर इधर कभी 1 नंबर ऊपर नीचे, लेकिन ऑलमोस्ट 50-50। तो 6 नंबर 50 मार्क्स के सेक्शन ए में और 3 नंबर 50 मार्क्स के सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी के सवाल लेंथी होते हैं, सेक्शन ए के सवाल शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन होते न्यूमेरिकल ही हैं। 2-4 नंबर 5 नंबर की कुछ थ्योरी लिखने को आ जाती है कभी कभार, बट उसके लिए कोई रटे नहीं मारने किताबों के, हमने सिर्फ नोट्स लेक्चर को ध्यान से सुनना है, नोट्स को पढ़ते रहना है, उसी से हमारी थ्योरी के सवाल 5-7 नंबर कर आने हैं तो तैयार हो जाते हैं। हमने कोई किताबों के रटे नहीं मारने, ठीक है। तो जो गाइडलाइन आपको दी जाएगी उसके मुताबिक चलेंगे तो इंशाअल्लाह हम पूरा पेपर बड़ी आसानी से थ्योरी हो नंबर हो अटेम्प्ट कर पाएंगे। अच्छा जी, और ये है जी हमारा सिलेबस की ओवरऑल पिक्चर अलॉन्ग विद पास्ट पेपर एनालिसिस। आईकैप ने हमारे सिलेबस को बांटा हुआ जी 3 हिस्सों में, ए, बी, सी। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ओवरव्यू आपको देना चाह रहा हूं। यहाँ पे हर हिस्से में उसके कुछ टॉपिक्स बताए हुए हैं कि ये टॉपिक्स इन हिस्सों में आ रहे हैं, और हर हिस्से की गाइडलाइन है कि भाई इसमें से इतने नंबर रेंज दी गई है, इसमें से इतने नंबर, इसमें से इतने नंबर टेस्ट होंगे पेपर में। और जब आप एग्जामिनेशन में जाते हैं, एक्चुअल ये गाइडलाइन थी आईकैप के मॉडल पेपर की और गाइडलाइन सिलेबस की गाइडलाइन, और ये फिर उसके मॉडल पेपर एंड ऑनवर्ड कितने कितने मार्क्स टेस्ट हुए। तो हम देख रहे हैं कि 31 से 39, 35 से 45 था, 31 से 39 टेस्ट हुए। ये भी ध्यान में रखिए, गाइडलाइन के बारे में आईकैप खुद कहता है कि भाई इस गाइडलाइन में 10% प्लस माइनस हो सकता है, तैयार रहो। पूरा 35 का 35 नहीं होगा, 45 का 45 नहीं होगा। यहाँ पे 35 का 31 हुआ है, 45
40 का 50 भी हो सकता था, हुआ नहीं, अलग बात है। 20 से 30 तो स्ट्रिक्टली 20 से 30 के दरमियान रहा। 30 से 40 तो स्ट्रिक्टली यहाँ बस एक नंबर ऊपर गया, 30 से 40 के दरमियान। तो आईकैप ने जो गाइडलाइन दी है मार्क्स की, उनके मुताबिक टेस्टिंग हुई है। और फिर उसमें एक और चीज देखिए, 4 टॉपिक्स यहाँ पे हैं, तो कभी कोई तो कभी 3, कभी 3, कभी 3, 2, कभी 3, बदल बदल के, मतलब यू डोंट हैव अ चॉइस कि किसी चैप्टर को आप छोड़ दो। जब ये ग्रिड्स बन जाते हैं ना इस तरह, तो फिर सिलेबस में चॉइस की कहानी खत्म हो जाती है। हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। हमारे जमाने में बाज़ औक़ात पूरा 100 का पेपर इधर से आ जाता था, 4 चैप्टर से या 5 चैप्टर से होता था ऐसा, क्योंकि गाइडलाइन नहीं थी आईकैप के सामने पास, उसका जो दिल करता था वहां से सारा पेपर बनाता था। तो उसका फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। लेकिन यहाँ पे अब ऐसा है कि पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है। जैसे यहाँ पे 3 टॉपिक है, 3, 2, 3, कभी कोई 2, कभी कोई 3। ये टॉपिक जरा छोटा है, टेस्ट हुआ, लेकिन बाकी तो मुसलसल टेस्ट हो रहे हैं। यहाँ पे कितने टॉपिक्स हैं आप देख सकते हैं, कभी 3, कभी कोई से 3, कभी कोई 4, कभी कुछ, हर दफा हर टॉपिक पर ना कोई टेस्ट हो रहा है, एग्जामिनर बदल के आ रहा है। तो यहाँ से जो चीज हम सीख सकते हैं कि भाई ग्रिड्स में सिलेबस डिवाइड हो गया, टॉपिक्स बदल बदल के टेस्ट हो रहे हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जो हर अटेम्प्ट में टेस्ट हो रहे हैं, कुछ टॉपिक हैं जो कब ज्यादातर अटेम्प्ट्स में आ रहे हैं, कुछ कभी कभी आ रहे हैं। तो हम इसी के मुताबिक डिस्कशन करते हुए साथ साथ चलते चलेंगे, टाइम देते चलेंगे, लेकिन पढ़ना सब है, टॉपिक सारे कवर करने हैं। सिर्फ फर्क क्या रहेगा कि भाई ये टॉपिक कंपलसरी है, हर अटेम्प्ट में आ रहा है, इसकी जरा रिवीजन और प्रैक्टिस ज्यादा कर लेंगे। ये टॉपिक बिल्कुल ही एक दफा है, इसकी प्रैक्टिस पे जरा थोड़ा कम टाइम भी लगा देंगे तो गुजारा हो जाएगा हमारा। बट ऐसा कभी नहीं करेंगे भाई कि ये टॉपिक तो भाई कभी आता नहीं था, 2 दफा आ गया, अब छोड़ दो इसको। छोड़ने वाला काम कभी नहीं करेंगे हम। ज्यादा मेहनत कम मेहनत, ज्यादा रिवीजन कम रिवीजन, ज्यादा प्रैक्टिस कम प्रैक्टिस, इस तरह मैनेज किया करेंगे। 0 कहीं नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखना। अगर आप पास होना चाहते हो तो सीए एजुकेशन का कुलिया ध्यान में रखो, नेवर बी सिलेक्टिव। हाँ, सिलेक्टिव हो, कितना टाइम इन्वेस्ट करना है इसके बारे में, भाई इस टॉपिक पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, इस टॉपिक पे काम लगाओ, इसकी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, इसकी कम कर लो, इस तरह सिलेक्टिव होने हैं। बट कौन सा टॉपिक करना है कौन सा नहीं करना, इसके बारे में कोई चॉइस नहीं रखनी है आपने अपने ज़हन में। जी, एनी क्वेश्चन, किसी बच्चे के ज़हन में कोई सवाल यहाँ तक? अच्छा जी, स्टडी मटेरियल हमारे पास ये किताब जी, नोट्स अवेलेबल हैं आपके पास, बुक शॉप पे यकीनन अवेलेबल होंगे अभी, ठीक है जी। यही बुक आप लेंगे। इसमें हमारे पास पास पेपर्स भी हैं और नोट्स भी हैं, राइटअप भी है, इलस्ट्रेशन है, बेसिक काफ़ी इलस्ट्रेशन है, अक्सर चैप्टर में तो 50 से भी ज़्यादा इलस्ट्रेशन है। फिर पास पेपर क्वेश्चंस भी तकरीबन पीछे कोई 10-12 साल के अवेलेबल है इसमें। लेटेस्ट अटेम्प्ट स्प्रिंग 2023, ऑटम 23 का इसमें पेपर नहीं है, वो हार्ड में आपसे मैं शेयर कर लूँगा, बल्कि ग्रुप में डाल दूँगा, सॉफ्ट में आपके पास आ जाएगा, वैसे तो डाउनलोडेबल है। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे जी। और इसके अलावा मैं जनरली इंकरेज करता हूँ कि आईकैप की टेक्स्ट बुक भी अपने पास सॉफ्ट फॉर्म में रख लो। कभी किसी टॉपिक पे आपको कुछ चैलेंज आता है, किसी टॉपिक पे आपको लगा क्लास में डिस्कशन थोड़ी कम हुई, नोट्स में कुछ कम लिखा हुआ है, सवाल करने में दिक्कत हो रही है, तो किताब से पढ़ लो। शायद आपको, हमारे को 12-13 चैप्टर्स हैं कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, तो कोई 1 चैप्टर 2 चैप्टर ऐसे हो सकते हैं जिनमें आपको लगेगा यार मुझे कुछ और पढ़ना चाहिए। यहाँ पे चीज ध्यान में रखिएगा, जिस टॉपिक पे आपको चैलेंज आएगा, जिस टॉपिक में आगे चल के बता दूंगा भाई ये चैलेंजिंग टॉपिक आपके लिए, जिस टॉपिक पे आपको चैलेंज आएगा उस टॉपिक में, चैलेंज का मतलब ये नहीं है कि चैलेंज का हल ज्यादा सवाल कर लो, चैलेंज का पहला सोल्यूशन है ज्यादा रीडिंग कर लो। इधर से पढ़ा था उस चैप्टर को, इधर से भी पढ़ लो उस चैप्टर को, सवाल बाद की कहानी है। हम लोग अनफॉर्चुनेटली क्या करते हैं, जिस टॉपिक में फंसते हैं उस टॉपिक के सवाल पे सवाल करते जाते हैं। ये सही अप्रोच नहीं है। सही अप्रोच क्या है, जिस टॉपिक में फंसो उसकी ज्यादा रीडिंग करो पहले, फिर ज्यादा सवाल को करने हैं। तो ज्यादा रीडिंग इज मोर हेल्पफुल देन ज्यादा क्वेश्चन। तो बहरहाल ये अपने पास सॉफ्ट फॉर्म में रखिएगा, ये हार्ड फॉर्म में, और ये रोज आपके पास क्लास में होनी चाहिए, क्योंकि इससे तो इलस्ट्रेशन सवाल रोज कर रहे होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, अब हमारी 4 एरियाज हैं जिन पे हमें काम करना है एग्जाम में पास होने के लिए।
एक लर्निंग है, सीखने हैं हमने टॉपिक्स, फिर रिवीजन है, उन टॉपिक्स को रिटेन करने के लिए बार बार रिवाइज करने हैं, फिर प्रैक्टिस है कि हमने उन टॉपिक्स के एग्जामिनल क्वेश्चंस को करना है, और चौथी चीज है फाइनली एग्जाम टेक्निक्स। एग्जामिनेशन में हमने क्या जाके डिलीवर करना है। हम किसी भी एक एरिया में कमजोर रह जाएंगे, हमने लर्निंग कर ली, रिवीजन कर ली, प्रैक्टिस भी कर ली, लेकिन लेट्स अज्यूम हमने एग्जामिनेशन के बारे में 3 घंटे 15 मिनट के बारे में तैयारी नहीं की, सोचा नहीं, तो शायद आप पे भी कोई ऐसा बैठा हो। मैंने तो कई हर 6 महीने बाद, साल बाद ऐसे बच्चे मिलते रहते हैं जो ये बताते हैं कि सर फलाने बच्चे को मैंने पढ़ाया था और हम दोनों पेपर देने गए, उसको तो कुछ भी नहीं आता था, वो पास हो गया, मैं फेल हो गया। आप में से ऐसा कोई बचा है जो, ठीक है? तो मैंने कहा हर जगह बैठा होता है ऐसा बच्चा, कोई इधर ही बैठा हुआ है कि अब देखो जो पढ़ाने वाला है वो फेल हो गया और जिसको पढ़ाया गया वो पास हो गया। मतलब एक चीज तो क्लियर है ना, जिसने पढ़ाया उसको सब्जेक्ट ज्यादा आता था, जिसने पढ़ा उसको सब्जेक्ट कम आता था, लेकिन जिसको ज्यादा सब्जेक्ट आता था वो फेल हो गया, जिसको कम सब्जेक्ट आता था वो पास हो गया। फर्क कहाँ पे निकला? 3 घंटे 15 मिनट। इसका मतलब जिसको सब्जेक्ट कम आता था उसको 3 घंटे 15 मिनट में लड़ना कैसे है, उस पर ग्रिप ज्यादा थी। जिसको सब्जेक्ट ज्यादा आता था उसने 3 घंटे 15 मिनट में लड़ना कहते हैं उसके बारे में सोचा ही नहीं था। मतलब एक बंदा पिस्तौल लेके गया लेकिन सोच के गया आगे दुश्मन कौन है, दुश्मन हमला करेगा उससे मैंने बचना कैसे है, कब अटैक करना, कब डिफेंस करना है। दूसरे ने पकड़ी तोपें हुई हैं लेकिन पता ही नहीं कि अगला एटम बम लेके बैठा हुआ है, पता ही कोई नहीं कि हमला एग्रेसिव स्ट्रेटेजी क्या होती है, डिफेंसिव स्ट्रेटेजी क्या होती है, कब आगे बढ़ना है, कब पीछे हटना है, सोचा ही नहीं है। तो भाई सोच के जो गया एग्जामिनेशन हॉल का वो पिस्तौल वाला भी जीत जाएगा जंग, लेकिन जो सोचे बगैर गया वो तोप लेके गया वो भी हार जाएगा। तो एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी इज वेरी वेरी क्रिटिकल, उस पर भी इंशाल्लाह बात साथ करते रहेंगे, लेकिन स्टार्टिंग करते हैं लर्निंग से। अच्छा जी, लर्निंग हमें करनी है, कॉन्सेप्ट की बेस पकड़नी है, और बेस हम सीखा करेंगे नोट से और बेसिक इलस्ट्रेशन से। ये अप्रोच रहेगी। क्लास में मैं आपको हर टॉपिक का बैकग्राउंड बताऊंगा और फिर उसकी बेसिक इलस्ट्रेशन से कॉन्सेप्ट बिल्ड इंशाल्लाह किए जाएंगे आपके। You need to ensure to stay regular with your studies, क्लास में भी और घर पे भी। क्लासेस में रेगुलर रहना है, घर पे भी रेगुलर रहना है। घर पे रेगुलर रहना जरूरी क्यों है? बेटा आपको क्लास में एक चीज समझाई जाएगी, सिखाई जाएगी, कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, चांसेस यही कि इंशाअल्लाह कोशिश होगी, मैं आपको इनकरेज करूंगा जब तक चीज समझ नहीं आती सवाल पूछना है, सवाल पूछ के समझ के फिर यहाँ से जा रहा है, अच्छा समझ के आप चले गए, लेकिन ये दिमाग में रिटेंशन आपकी रहनी है भाई मैक्सिमम 24 घंटे। अगर 24 घंटे में आपने दोबारा रिवाइज ना किया, ये जो आज पढ़ा ये घर जाके आज या कल रिवाइज ना किया 24 घंटे में, तो ये मेमोरी से वॉश आउट हो जाएगा। हाँ, अगर आपने 24 घंटे में रिवाइज कर लिया तो फिर ये जहन में रुकेगा, लेकिन अनदर फ्यू डेज में भी, एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ते बाद फिर अगर रिवाइज कर लोगे फिर मजीद शायद 1 महीने 1.5 महीने के लिए रुक जाएगा दिमाग में आपके। भाई अगर आप रिवाइज नहीं करते तो ये तो फिर कोई काउंटिंग का नॉलेज है भाई जो मैंने आपको दिया है। हमारे उफाज माशाल्लाह सालों लगा के कुरान हिफ्ज़ करते हैं, अगर वो भी कुरान की दोहराई ना करें भूल जाते हैं कुरान। इतना बाबरकत नॉलेज है, खजाना है, लेकिन अगर दोहराई ना करें, रिवीजन ना करें रेगुलरली, भूल जाते हैं। आई हैव कम अक्रॉस मैनी हुफाज जिन्होंने मेहनत लगा के हिफ्ज़ किया, भूल गए हैं, हिफाजत नहीं। आप भी जानते हो ऐसे लोगों को, ठीक है? तो सेम इज द केस हियर। बिल्कुल उससे ज्यादा खतरनाक बात है भाई, ये तो कितना बाबरकत नॉलेज नहीं है, ये तो दुनियावी नॉलेज है, ठीक है? तो ये भी अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो मेडिकल है भाई, भूल जाते हैं, इंसानी दिमाग रिटेन परमानेंट नहीं कर सकता। तो आप जितनी ज्यादा रिविजन्स करते हो उतनी प्रोलॉन्ग्ड मेमोरी में स्टे रहता है। आज सीखा 24 घंटे रहेगा, 24 घंटे में रिवाइज कर लिया 1 हफ्ता रहेगा, 1 हफ्ते में फिर रिवाइज कर लिया 1 महीना रह जाएगा, शायद महीने बाद फिर रिवाइज कर लिया, मे बी महीना 1.5 गुजर जाएगा। इतनी देर में एग्जाम आ जाएगा और आप एग्जाम के लिए तैयार हो। लेकिन आपको जी मैंने आज पढ़ लिया है और अब मैं जाके जनवरी में कोर्स खत्म होगा इंशाअल्लाह, बाद में जनवरी एंड हम टारगेट करेंगे कितने जनवरी कोर्स खत्म करने का, तो आप टारगेट करोगे आज पढ़ लिया, अब मैं जनवरी एंड पहली फरवरी को किताब खोलनी है, तो यकीन मानो आपको ABC भी याद नहीं होगी टॉपिक की जो आपने 4 महीने पहले पढ़ा था। आपको लगेगा मैं जिंदगी में पहली दफा देख रहा हूँ ये।
और स्क्रैच से आपको पढ़ना पड़ेगा, एज इफ आपको टीचर ने कभी नहीं पढ़ाया। तो दिस इज अ रेसिपी फॉर फेलियर। अगर आप पास होना चाहते हो तो वही चीज जो सीए डिमांड करते हैं ना आपसे हर सब्जेक्ट में, दैट इज डिसिप्लिन एंड रेगुलरिटी। और डिसिप्लिन रेगुलरिटी के साथ साथ रोज का काम रोज, वीकली, मंथली, और ये ऑटोमेटिकली बाधा में अगर आप हमारे स्टडी सिस्टम को फॉलो करो उसमें डली हुई चीज है। वीकली टेस्ट होने हैं आपके, हर हफ्ते आपका टेस्ट हुआ करेगा कॉस्ट का। फिर आपका मंथ एंड पे असेसमेंट आ जाएगी। जब 25% तकरीबन सिलेबस होता है असेसमेंट आ जाती है। फिर जब तकरीबन 50% सिलेबस होता है आपकी मिड टर्म आ जाता है। फिर आपका 75% सिलेबस होगा, अगले 25% 50 से 75 के दरमियान उसकी असेसमेंट आ जाती है। फिर फाइनल कोर्स कंप्लीट होता है, मौका आ जाता है। तो जब ये आप सारी चीजें देते हुए चलोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी रिवीजन हो रही है। मैं इंकरेज करूंगा कि आपकी तैयारी बेशक टूटी फूटी है, यू मस्ट प्लान कि यार मैंने बैठना है टेस्ट में। कोई बात नहीं, अच्छी तैयारी नहीं है, कोई बात नहीं, 100/100 नंबर नहीं आएंगे, 70 नहीं आएंगे, 60 नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, बैठना है, कोशिश करनी है। जब हाफ एफर्ट के साथ भी आप बैठोगे तो कुछ ना कुछ तो पढ़ के बैठोगे ना, कुछ ना कुछ तो रिवाइज करके बैठोगे। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते बाय द टाइम आप फाइनल मॉक तक पहुंचोगे तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी पूरे होने के करीब पहुंच जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता टेम्पो पकड़ लोगे। तो हमेशा पहले दिन से आप एफर्ट रखो कि आप टेस्ट में बैठने का इरादा किए बैठो। अच्छा जी, गाइडलाइन को बेटा टीचर जो आपको देते हैं, इट्स नॉट अबाउट जस्ट माई गाइडलाइन। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो बराए मेहरबानी उनकी गाइडलाइन को फॉलो किया करें। मैं इसमें चलें इसको मैं आगे से जोड़ता हूँ। ये लर्निंग थी ना, लर्निंग के बाद मैं रिवीजन की भी कहानी आपको बता दी, आपको बार बार पढ़ने हैं और नोट्स और बेसिक इलस्ट्रेशन से पढ़ने हैं। तो बाकी चीजें मैं बाद में डिस्कस करूंगा। इससे रिलेटेड मैं थोड़ी सी बात करके आज का सेशन हम क्लोज करते हैं। कल इंशाल्लाह इसको आगे लेकर चलेंगे, टाइम हमारा खत्म हो रहा है। ये मैंने कहा गाइडलाइंस और ये रिवीजन, इससे रिलेटेड एक छोटा सा मैं वाक्या सुनाता हूँ आपको। हर दफा ही सामने कोई ना कोई नमूने आ जाते हैं, लेकिन बात का चीजें ऐसी होती याद रह जाती हैं। एक बच्चे की कहानी मुझे याद रहेगी, यही सब्जेक्ट फाइनल लेवल पे होता था ना जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक बच्चे का मुझे एग्जाम से कुछ 3-4 दिन पहले फोन आया, बात है एक पढ़ लो। मैंने क्या लिखा हुआ है, पढ़ना कहाँ से है, नोट से। रिवीजन कहाँ से करनी है, नोट से। ये लिखा हुआ है। बच्चे का फोन है एग्जाम से कोई 3-4 दिन पहले कि सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर मेरा है 4 दिन बाद, तो मुझे कुछ क्वेरीज थी, कुछ समझ नहीं आ रही चीजें, मैंने आपसे डिस्कस करनी थी कि मैं ऑफिस आ जाऊँ आपके पास। मैंने कहा आ जाओ बेटा। भाई साहब मेरे ऑफिस पहुंच गए, नोट्स रजिस्टर सामने रखा हुआ, सवाल पूछने शुरू किए। सर के कुछ सवाल थे, पूछ लो। मैं कहा पूछो बेटा। पहला सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया। दूसरा सवाल पूछा, फिर मैंने जवाब दिया। तीसरा सवाल पूछा तो फिर मेरे सब्र का पैमाना जो ज्यादा लंबा नहीं होता लबरेज हो गया। तो मैंने कहा बेटा आपने तो 3 सवाल पूछे, तीसरे सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा, लेकिन पहले मैं कुछ सवाल आपसे पूछ लूँ। उसके बाद चार के पास क्या चॉइस है, पूछा था। मैंने कहा बेटा आपको पता है ना मैं नोट्स रीडिंग पे, अभी आपसे भी बात पहले दिन से शुरू होगी ना, मैं बार बार करता रहूंगा, हर हफ्ते में 2-3 दफा ये बात किया करूंगा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैंने कहा बेटा आपको मैंने कहा था नोट्स पढ़ने आपने, तो आपने नोट्स पढ़े सब्जेक्ट के? जी सर पढ़े, 2-3 दफा पढ़े। वेरी गुड। मैंने कहा मैंने आपको ये भी कहा था कि साथ साथ कभी जरूरत हो तो किताब भी पढ़ लिया करना। मैं आपको किताब पढ़ने की जरूरत भी पढ़ा करेगी, तो आपने किताब के भी कुछ चैप्टरों को कभी देखा जिन चैप्टर्स में चैलेंजिंग मुश्किल लगे? जी सर सिलेक्टेड चैप्टर्स किताब के भी देखे। मैंने कहा वेरी गुड। तो मैंने कहा अच्छा बेटा अब आपने जो मुझे पहला सवाल पूछा था ना, नोट्स लाओ। मेरे सामने इतने से नोट्स हैं, 40-50 पेजेस के नोट्स थे उस जमाने में, सिर्फ राइट अप था, सवाल नहीं थे उस नोट्स में ना मेरे। मैं नोट्स लाओ मेरे सामने, आपने जो पहला सवाल पूछा था ना, ये पेज खोलो, ये देखो ये उसका जवाब ये लिखा हुआ है इस नोट्स में। आपने जो दूसरा सवाल मुझसे पूछा था, ये देखो ये पेज, इसमें उसका जवाब ये नोट्स में यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब जब तीसरा सवाल मुझसे पूछना चाह रहे, उसने पूछ लिया था, मैंने जवाब के बाद जवाब नहीं दिया, मैंने उससे अगला सवाल मैंने करने शुरू कर दिया। मैंने तीसरा सवाल जब पूछ रहे ना, उसका जवाब ये लिखा हुआ है। अब आप कहते हो आपने नोट्स पढ़े हैं, तो बेटा अगर आपने नोट्स पढ़े होते तो ये सवालों के जवाब तो नोट्स में बिल्कुल स्ट्रेट लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। आप मुझसे सवाल ना पूछते ये। तो लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे लगता है आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। उसने बड़ा शर्मिंदा होगा, जी सर मैं वो ना बेसिकली हुआ ये था कि मैं अपने एक सीनियर से मिला था, उसने मुझे कहा था अगर 10 साल के पास पेपर ना किए तो पास नहीं होगा तो फिर मैंने नोट्स पढ़ने छोड़ दिए, किताब पढ़नी छोड़ दी, मैं सवाल करने के पीछे पड़ गया, सवाल पे सवाल करी जा रहा हूँ, तो मैं बस 10 साल के पेपर पूरे करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये प्रॉब्लम क्या हुई कि एक उस्ताद आपको पढ़ा रहा है जिसका
जिसका कोई 20-25 साल का तजर्बा, हजारों बच्चों को पढ़ाया हुआ है, हजारों बच्चों से डिस्कशन हुई हुई है, अपना तजर्बा पास होने का, एक वो है। और एक बच्चा है क्लास फेलो आपका या मे बी सीनियर है, उसका मशरा आ गया सामने। तो मैंने वैसे ही पूछ लिया उससे कि बेटा जिस बच्चे ने वैसे आपको मशरा दिया उसका खुद ये सब्जेक्ट पास है? मुझे हैरत ना होती अगर वो कहता ये फेल है, क्योंकि हमारे बच्चे माशाल्लाह ऐसे ही होते हैं। ऐसे लोगों से मशवरा ले लेते हैं जिन्होंने खुद कभी नहीं कुछ किया होता, जिन्होंने सीए किया नहीं, वो बताते फिरते हैं सीए बड़ा मुश्किल है, ठीक है उनका। मैं और आप लोग मान लेते हो सीए मुश्किल है, भाई ये बता कह रहा है तो वही उसने खुद सीए नहीं किया, वो कैसे वो यही कहेगा मैंने सीए किया? मैं बता रहा हूँ बड़ा आसान, सिर्फ रेगुलरिटी डिसिप्लिन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और तो डॉक्टरी इंजीनियरिंग से बहुत आसान है ये। एनीवे तो हैरत अंगेज तौर पे उसने कहा जी सर पास है उसका पेपर, मतलब हैरत अंगेज बड़े फखर से उसने कहा पेपर सर पास है उसका, हमेशा भी बंदे से मशवरा नहीं लिया था मैंने, बड़ा क्वालिफाइड बंदा। मैंने कहा चले वेरी गुड। मैंने कहा बेटा वैसे कितनी अटेम्प्ट्स में पास किया उसने? फाइनल में ये भी मैटर कर रहा था कितनी अटेम्प्ट में पास किया उसने, मतलब तो उसने थोड़ी देर तो सोचा ऐसे, सारी सर काफी लगी थी। अब सीए में जो पेपर पास है ना फाइनल पे 6-7 अटेम्प्ट लगना मामूली बात है, अगर आप गलत ट्रैक पे पड़ जाओ, ध्यान में रखना। तो बच्चे कहता है काफी लगी थी, उसको काउंट नहीं था उस बच्चे के पास। मैंने कहा बेटा उस बच्चे जो आपका सीनियर है जिसने काफी अटेम्प्टों के बाद एक पेपर पास किया, उसका मशवरा आपको कीमती लगा, और आपका उस्ताद जिसने पहली टर्म में सीए किया हुआ, जिसने हजारों बच्चों को पढ़ाया हुआ है, उसके मशवरे की आपको कोई वैल्यू नहीं लगी। लेकिन फर्क क्या था कि जो मशवरा आपको अपनी पर्सनैलिटी के करीब लगता है ना, आप उसको कबूल कर लेते हो। अब मैं जब कहता हूँ पढ़ो, तो पढ़ना रीडिंग आप लोगों को मुश्किल लगती है यार, पढ़े बैठ के रीडिंग करें, अंग्रेजी पढ़ें, इतना जुल्म। उसने कहा सवाल करो, ज़रबे तकसीम में करो, आपको ले बड़ा सौखा नुस्खा रहा तो आप में ह्यूमन में टेंडेंसी है, जो आपको अपने जहन से करीब बात लगती है उसको एक्सेप्ट करते हो, जो जहन से थोड़ी दूर लगती है उसको रिजेक्ट करते हो, इर्रिस्पेक्टिव कि भाई कौन सी चीज मेरे लिए फायदामंद है, कौन सी चीज मेरे लिए नुकसानदेह है, जाने बगैर। तो मैं इस लिहाज से आपसे कहूंगा कि भाई आपका टीचर जो आपको मशवरा दे रहा है ना, कोई भी टीचर जो क्लास में मशवरा दे रहा होगा वो क्वालिफाइड है, पढ़ा लिखा है, एक्सपीरियंस से सफर से गुजरा हुआ है, कामयाबी से, वो आपको अच्छा मशवरा दे रहा है, उसका तजर्बा इतना ज्यादा है, वो सोच समझ के मशवरा दे रहा है आपके फायदे के लिए मशवरा दे रहा है, और वो जानता है उसकी कैपेसिटी है। आपका जो सीनियर क्लास फेलो है वो सिंसियर है आपके साथ बेटा, मुखलिस है, खुदा का दुश्मन नहीं है वो आपका, बट उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसका तजर्बा नहीं है, वो अपने जाती तजर्बे की बेसिस पे आपको बता रहा भाई मैंने तो ये किया था तू भी ये कर ले भाई, लेकिन वो ये नहीं बता रहा मैंने ये किया था तो मुझे 2 साल लगे थे एक पर्चा पास करने में। तो चांसेस है कि उसने जो आपको तरीका बताया आपको भी 2 साल लगे, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ मैंने तो ऐसे करके पास किया था, तो चांसेस हैं कि मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस पर चलोगे तो आपका भी ऐसे करके हो इंशाअल्लाह, ठीक है। तो ये चीज है ना कि सीनियर से आप हेल्प लिया करें, यार ये सवाल नहीं हो रहा, ये सवाल करा दे रहा, तूने पास कर लिया पर्चा, ये सवाल करा दे, ये मुझे इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, ये कॉन्सेप्ट मुझे समझा दे, इतनी हेल्प लेनी। लेकिन आपको जी ओवरऑल पढ़ना कैसे चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कौन सी किताब से पढ़ना चाहिए, ये सारे मशवरे अपने टीचर से लें, मशवरे टीचर से लेने या सीनियर से हेल्प लेनी, या ये सवाल समझा दो, ये टॉपिक समझाओ, ये कॉन्सेप्ट समझाओ, इतनी हेल्प लेनी है। तो ये फर्क आपने बेटा ध्यान में रखना है। बाकी इंशाल्लाह बातें हमारी चलती रहेंगी। कल इंशाल्लाह हम थोड़ी सी डिस्कशन एग्जाम स्ट्रेटजी भी करेंगे, प्रैक्टिसिंग अनसीन क्वेश्चन, ये बहुत अहम एरिया है, इसमें मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, बहुत ज्यादा बहुत अहम एरिया है। अनसीन क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, ये हमारे बच्चों की फेलियर की बहुत बड़ी वजह होती है, क्योंकि इस पर काम नहीं किया होता अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस पर हम बात करेंगे, और इंशाल्लाह कल से हमारी एग्जामिनेशन टेक्निक पे थोड़ी बात करके हम कल से ही स्टडी स्टार्ट कर देंगे। अपनी किताब काइंडली हासिल कर लीजिएगा, बुक शॉप पे अवेलेबल होनी चाहिए मेरे हिसाब से, डेली बेस पे आपको किताब कैरी करनी है, क्योंकि हम किताब से हम डेली बेस पे कुछ ना कुछ सवाल कर रहे होंगे, कल नहीं तो परसों से जरूर शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी।